नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट में अब बहस चल रही है। देखिए, एक तो थी राजनीति का लेवल, वो तो हम अपने कई कार्यक्रमों में बता ही चुके हैं कि अदालती कार्रवाई अभी कहां है कि अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट से होते हुए बात यहां पहुंची है कि एक जिला जज अभी ये तय करेंगे कि ये जो सर्वे हुआ भी था वो सही है या नहीं, कानून का उल्लंघन है या नहीं। दोनों पक्ष अपना आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं। कानूनी कार्रवाई तो यहां है और अभी वो प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही जो 2-3 हफ्ते हुआ और जिस तरीके से लीक हुआ, रिपोर्टिंग बाजी हुई, ऐसी चीज पर जिसको लीक नहीं होना चाहिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सील बंद की चीज कैसे बाहर लीक हो रही है, उसमें राजनीति एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई है और लगातार पहुंची हुई। तो आइए आपको बता दें कि ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई में अब तक क्या जानकारी है। वाराणसी की कोर्ट में करीब 1.5 से 2 घंटे से सुनवाई जारी है। ज्ञानवापी पर दोनों पक्ष में तीखी बहस अभी चल रही है। मुस्लिम पक्ष के वकील अपनी दलील रख रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो मुस्लिम पक्ष है उसकी दलील पहले सुनी जाए। जो मेंटेनेबिलिटी का जो उन्होंने आर्गुमेंट उठाया है, सबसे पहले वो पिटीशन डिस्पोज ऑफ की जाए, क्योंकि अगर अदालत ये पाएगी कि ये ठीक ही नहीं है तो सारी बहस वहीं खत्म। सुनवाई योग्य नहीं है याचिका, ये मुस्लिम पक्ष ने बोला। उन्होंने ये भी बोला कि सन 91 के पूजा स्थल कानून का हवाला दिया है और ये बोला है कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये बहस ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सर्वे ही गलत है। आप सब जानते हैं, हमने लगातार रिपोर्ट किया है कि पूजा स्थल कानून क्या है। सन 91 में अयोध्या के अलावा कई जगह मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे थे। तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने सन 91 में कानून बनाकर विवाद शांत करने की कोशिश की। इसके तहत 15 अगस्त सन 47 तक अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल में बदला नहीं जा सकता, ऐसा कानून आया था। अयोध्या विवाद को इस कानून से बाहर रखा गया था, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई आजादी से पहले से चल रही थी। इसके उल्लंघन पर 1 से 3 साल की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन हिंदू पक्ष का यह कहना है कि यह कानून ज्ञानवापी पर लागू नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से जो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं या वहां पर पूजा हो रही थी, एक दीवार पर श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी, इससे साफ है कि सन 47 में से पहले ही वहां पर एक मंदिर था। ये उनकी दलील है और उनका ये कहना है कि मस्जिद की एक दीवार हटा दी जाए ताकि नंदी जी जो हैं वो सीधे जिस आकार को वो शिवलिंग कह रहे हैं उससे वो आमने सामने एकदम देख सके। अजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या जानकारी है हमारे पास अदालती कार्रवाई को लेकर के, क्या बातें हो रही हैं? देखिए संकेत, आपको बताएं कि अभी जो है वो अदालत में, जैसा कि आपने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह था कि पहले जो है वो मुस्लिम पक्ष को पहले सुना जाए, जो ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं है, इस पर जो बातें चीजें हो रही थी, तो उसी पर जो है आर्गूमेंट हो रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो अभयनाथ यादव हैं और वो वहां पर जो है वो अपनी दलील दे रहे हैं और काफी देर से, यानी आप सोचिए कि 2 बजे के लगभग 2:05 से ये शुरू हो गई है सुनवाई और अभी तक चल रही है, यानी तकरीबन जो है वो 2 घंटे तक की अभी कार्रवाई चली है। दोनों पक्ष के लोग वहां पर मौजूद हैं, वादी प्रतिवादी भी हैं और हरिशंकर जैन और विष्णु जैन भी आज आए हुए हैं जो दिल्ली से, वो भी यहाँ पर उस कोर्ट में मौजूद है। तो एक मतलब किसी तरीके की हिंदू पक्ष की तरफ से भी कोई ढिलाई नहीं है और मुस्लिम पक्ष भी इस पूरे मामले में बहुत ही संजीदा तरीके से आगे बढ़ते हुए इन सारी चीजों को जो है वो कर रहा है और इसमें जो है वो चल रही है बहस। संकेत जी, बहस चल रही है, लेकिन आप कुछ बताना चाहेंगे कि अदालती कार्रवाई इस बार पहली बार से अलग क्या दिख रही है आपको? जिस तरीके से निचली अदालत में ये कार्रवाई हुई थी, उसके बाद सर्वे कमिश्नर्स का जो पूरा विवाद था, आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब से, और इस अदालती कार्रवाई में, क्योंकि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि एक एक्सपीरियंस, एक कोई तजुर्बा रखने वाले एक किसी अदालत में ये मामले की सुनवाई हो, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप क्या फर्क देख रहे हैं? बिल्कुल संकेत, अगर देखा जाए तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, हर किसी को, यानी कि मस्जिद पक्ष के वकीलों को भी लग रहा है कि अब वो सही ट्रैक पर है। उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अब सही ट्रैक पर मुकदमे की सुनवाई हो रही है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद, इसके पहले जब मस्जिद पक्ष और दोनों पक्ष के लोग जो है जिला अदालत के यहाँ गए थे
उस समय इन्होंने अपनी बात रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सबसे पहले हमें सुना जाए, और हिंदू पक्ष के लोगों ने ये कहा था कि जो सर्वे रिपोर्ट हो चुकी है उसको भी सारी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी इसके साथ जोड़ करके तब इसको 7-11 को सुना जाए। लेकिन कोर्ट ने उस बात को नहीं माना, पहले इसी बात को माना कि हम इनको सुनेंगे, और पूरा टाइम दे रहे हैं इत्मीनान से बैठ करके, जो हम लोग यहाँ बाहर बैठ करके एक जानकारी मिल रही है अजय सिंह, अगर आप कंफर्म कर सकें या आप थोड़ा ऑफलाइन जा करके एक बार चेक करके फिर हमें बता सकें। कुछ खबरें आ रही हैं कि सोमवार तक ये सुनवाई टल गई है और सोमवार को अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। इस खबर की अगर आप पुष्टि कर दें तो बहुत बढ़िया हो। अभी अगर जानकारी नहीं है तो आप थोड़ी देर में भी आ सकते हैं जानकारी लेकर के। बिल्कुल संकेत, मैं 2 मिनट में आपको बता रहा हूं इसके। ठीक। अभी तुरंत वापस आपके पास आते हैं। अजय सिंह ये खबर कंफर्म करेंगे, तब तक हम अपने मेहमानों के पास जाते हैं। आलोक वत्स नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मौलाना एजाज अतर मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, अजय गौतम हिंदू धर्मगुरु, और कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। और अब ये जानकारी आ गई है, इस खबर की पुष्टि हो गई है। आलोक पांडे हमारे सहयोगी ये कंफर्म कर रहे हैं कि 2 घंटे की बहस के बाद, 2 घंटे की लंबी बहस के बाद अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। तो एक डेट मिल गई है। अभी कोई फैसला नहीं आया है अदालत की तरफ से, क्योंकि एक फैसला बहुत जरूरी करना है, वो है मेंटेनेबिलिटी का। अजय सिंह को जल्दी से वापस लाने का प्रयास करते हैं। अजय हमारे पास वापस आ गए हैं। अजय, अब इस खबर की पुष्टि हो गई, सोमवार को अब अगली सुनवाई होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि अब अदालत और आर्ग्यूमेंट सुनेगी, उसके बाद ही ये फैसला लेगी कि इसको मेंटेन किया जाए या नहीं। आज वो फैसला नहीं लिया गया। बिल्कुल संकेत, जैसा कि हम लोगों को पहले से ही पता था कि आज पूरे 2 घंटे तक उन्होंने जो पूरी बहस की है, इस बहस में उन्होंने कई प्ली रखा है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग रखी है, उसके जो साक्ष्य हैं उसको रखा है 1991 के वर्षिप एक्ट को, और अभी उन्हें और टाइम चाहिए था जिस पर कि वो कर सके, और जिसके लिए कि सोमवार की डेट रखी गई है, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डेट रखी जाती है 27-28, यानी कल परसों कुछ वकील बिजी थे, उन्होंने जैसा बताया था। उसके बाद सैटरडे संडे पड़ता है, तो फिर मंडे को ये जो है ये सुनवाई होगी, यानी 30 तारीख को सुना जाएगा सोमवार को। तो ये अभी और लंबा चल सकता है, और इसमें एक संकेत और भी है कि अगर ये 30 और 31 2 दिन चलता है तो 1 जून से जो है वो कोर्ट भी बंद हो जाएगा, तो हो सकता है कि ये और आगे लंबा भी चला जाए। तो अभी जो ये सुनवाई हो सकती है कि नहीं इस याचिका की, इस पर अभी लंबा चलेगा, यानी कोर्ट बेहद संजीदा है, वो इस बार नहीं चाहता है कि किसी तरीके के किसी को कोई मौका मिल सके। बिल्कुल। और जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई, देखिए अदालतों पर कुछ टिप्पणी इस तरीके से लूजली नहीं देनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सर्वे कमिश्नर्स का बवाल चला और जो पूरा माहौल था, लीक हो रही थी खबरें, और इस सब पर सुप्रीम कोर्ट का रुख इससे साफ था, और सुप्रीम कोर्ट का खुद कहना कि थोड़ा सा कोई एक्सपीरियंस जज इसको देखे, तो वो एक्सपीरियंस जज होने के नाते सुप्रीम कोर्ट की नजरों में जज ने यह फैसला लिया है कि अब ये सुनवाई आगे सोमवार को कंटिन्यू की जाएगी। अजय सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक तो हो गई कानूनी कार्रवाई, और एक है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई अभी कहां है, आप देखिए किस स्टेज पर है। अभी सुनवाई चल रही है मेंटेनेबिलिटी पे, और एक है राजनीति। राजनीति कहां पहुंच गई है कि भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। देखिए, अगर कोई आदमी ये कहता है कि मंदिर बनाने की कवायद शुरू हो गई है, तो ये गलत बयानी है। जब तक वहां का फैसला नहीं आ जाता है, अभी इस बात का निर्भर है कि 7-11 के तहत वो क्या फैसला देते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब ये आगे की सुनवाई करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि चीजें हमारी फेवर में आती जाएं। अगर ये होता कि नहीं ये गलत है और इसको इमीडिएटली खत्म किया जाए, तो ये पहली हियरिंग पर ही कह देते कि इट इज नॉट टेनेबल और इसको आगे नहीं ले जा सकता। नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि एक सीनियर और वरिष्ठ जज जो हैं वो इसकी सुनवाई करें, तो जज साहब अपना समय ले रहे हैं ताकि कल को कोई पलट करके ये ना बोल देना कि ढंग से सुनी ही नहीं बात। वो सारे पक्ष की बात सुन रहे हैं। और आपको नहीं लगता है इसमें, मौलाना एजाज अतर, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि एकदम से ये बोल देना, आता हूं वापस, व्हाट्सएप रुकिए, आता हूं। एजाज अतर जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि बार बार ये कहना और ये दलील देना
कि ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, इसमें ज्यादा सही ये होगा कि हम रुकें और इस पूरी अदालती कार्रवाई को देखें। और अगर अदालत सुन रही है, एक आर्गुमेंट हिंदू पक्ष की तरफ से यह दिया जाता है कि ये सन 91 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन नहीं है, उसका तर्क जानने की कोशिश की। हो सकता है यह तर्कहीन बात हो, लेकिन क्या तर्क दे रहे हैं वो? देखिए, जहां तक के वर्शिप एक्ट 1991 की बात है, इस वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के केस में भी कह चुका है, उसका वर्णन कर चुका है। मामला यह है कि यह एक्ट है, यह हमारा और आपका बनाया हुआ नहीं है, इसको पार्लियामेंट ने बनाया है, संसद का बना हुआ है, प्रेसिडेंट के इसके ऊपर दस्तखत है। अब ये सही है, गलत है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, ये जो कानून है इसका इलेबोरेशन, इसकी डिटेल में इसको बताना, ये हमारे और आपके बस का नहीं है, ये कानूनदान ही बता पाएंगे। और ये जजेस जो बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, हमारे वो जजेस जो हैं बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बता सकते हैं कि वर्शिप एक्ट क्या कह रहा है, कानून के जानकार क्या कह रहे हैं। लेकिन एक वर्शिप एक्ट बना है जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है, जो कानून बना हुआ है, हम हिंदुस्तान के हर कानून की इज्जत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं और उस कानून को हम मानते हैं। हमारे लिए हर कानून काबिले एहतराम है। जी अजय गौतम, मैं आपके पास आना चाहता हूं और उसके बाद कीर्ति निधि पांडे जी के पास भी जाऊंगा। मैं आपके पास आना चाहता हूं अजय गौतम, जब ये बात बोली जाती है फेस वैल्यू पर, ठीक है, आप अदालत सुन रही है, सुनवाई कर रही है, हमें कोई हक नहीं है कि अदालत को जज करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बयान पर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जिस तरीके से ये लीक हुई रिपोर्ट, जिस तरीके से एक हीलिंग टच की जरूरत है जिसकी कमी थी, आपको नहीं लगता है जो पूरा तरीका है, जिस तरीके से ये मामला अदालत में गया और उसके बाद जो जमीन पर हुआ, वो बहुत ही अनडिजायरेबल था? देखिए, ऐसे अगर कोई ऐतिहासिक मुद्दा है जिसको आपको सुलझाना है, तो क्या ये तरीका सबसे सही है? देखिए, प्राइमा फेसाई जो मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। उसका कारण मैं बताता हूं। भले ही जो बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनके फादर भी सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं, ठीक है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि ये मामला अदालत में जाना ही नहीं चाहिए था? नहीं, ये मामला सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट को इसमें इस तरह इंटरवीन नहीं करना चाहिए था। क्यों? सिविल सर, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या वो इस देश की अदालत नहीं है? सर, ये देश की अदालत है ना, वो आप समझिए ना, एक फेडरल स्ट्रक्चर है। क्या आप डायरेक्ट जब आपकी जो नीचे जो लोअर कोर्ट है उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर जो अरे तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने तो वापस डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही भेजा है ना, जिला जज पे ही तो चला गया मामला। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, वहां पे जो जितने लोगों को नमाज पढ़ने से नहीं रोकना चाहिए, अनगिनत लोग वहां नमाज पढ़ सकते हैं, इस तरीके से करके जो फैसला था उससे हमें थोड़ी निराशा हुई। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था, मुझे समझ में नहीं आता आपको किस चीज पे निराशा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्थिति जिस तरीके से थी उसको बरकरार रखने को कहा? देखिए, उसके अंदर यथास्थिति पे आपको दिक्कत है? नहीं, मॉडिफिकेशन जो कर दिया, देखिए वहां पर पब्लिक पीस एंड मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए नीचे की अदालत ने कहा था सिर्फ 20 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा जितने मर्जी पढ़े, 600-700 लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। कल को जो वहां पर ज्ञानवापी मंदिर है और उसमें वो जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं, जो दिखाई दिए, कल को अगर मॉब ने उसको कोई नुकसान पहुंचा दिया, बताइए? अरे पुलिस बल है वहां पर। आज हिंदू पक्ष की तरफ से भी ये आर्गुमेंट दिया जा रहा था कि कहीं ब्रीच ना हो जाए और ये सारी बातें चल रही थी, ऐसा मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है। लेकिन कृति निधि पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक सेकंड, पांडे जी पत्र लिखा है कि हम कार सेवा करने की हमें इजाजत। पांडे जी से देखिए, ऐसा है एक तरफ तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हमें कानूनी प्रक्रिया में विश्वास है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अदालतों को दखल नहीं देना चाहिए। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। ये कैसी कानूनी प्रक्रिया में आपको विश्वास है? पांडे जी, आपको लगता है कि यही है जो माहौल खराब कर सकता है, एक ऐसा विचार? सर यही हालात हैं, चाहे वो ज्ञान वापी हो, चाहे श्री कृष्ण मथुरा का मामला हो, चाहे औरंगजेब के मजार का मामला महाराष्ट्र में, पूरे देश में जो आज चल रहा,
ये देश के माहौल खराब करने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। और मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया, और मैं तो संकेत जी एक बात बराबर चैनलों पे कर रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट या माननीय डिस्ट्रिक्ट जज का जहां सुनवाई हो, इसमें एक बात का संज्ञान और लेना चाहिए कि जिस तरीके से नेताओं की बयानबाजियां, इस पर भी रोक लगाया जाना चाहिए, और पूरे देश के नागरिकों को जो सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट जिसका फैसला ज्ञान वापी के मुद्दे पे, मथुरा के मुद्दे पे या देश के किसी भी विवादित हिस्से में अगर उस मुद्दे पे कोई जजमेंट आ रहा तो उसका सब फैसला स्वीकार करें। राम जन्म बाबरी मस्जिद के मामले में भी फैसला स्वीकार किया, समझे पूरे देश ने स्वीकार किया। अब सवाल है कि अजय गौतम जी हिंदू धर्म गुरु हैं, संकेत जी, एक बात मेरे समझ में नहीं आती, हो सकता है आपको समझ में आ रही हो या अजय जी के समझ में आ रही। काशी विश्वनाथ काशी कॉरिडोर, जिसका माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तारीकरण किया, बहुत सुंदर बनाया, जिसकी बड़ी प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उस काशी विश्वनाथ की नगरी मैं भी कई बार गया और बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाया, और 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ शामिल हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि जिस काशी विश्वनाथ को मैं जल चढ़ाता रहा वो 12 ज्योतिर्लिंग में है, या जो बाबा अब मिल गए वो 12 ज्योतिर्लिंग में। ये बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा कर दिया हिंदू धर्म गुरु लोगों ने। अजय गौतम जी ही इसको स्पष्ट कर देते, हम भी जान जाते कि 12 ज्योतिर्लिंग में जिसकी हम पूजा करते रहे वो ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, ये जो बड़ी टेक्निकल सी आपने बात उठा दी है, अब दिक्कत ये है कि मेरे पास इतना समय नहीं है और ये चर्चा इतनी लंबी खिंच जाएगी कि उसके बाद बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आगे चर्चा जारी रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद ये सवाल का सिलसिला जारी रखेंगे और भी कई मुद्दे। कभी कभार जो पत्रकारिता हम करते हैं उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। दिन भर ये होता है कि ये बड़ी स्टोरी, वो बड़ी स्टोरी, इसमें आज इतनी कवरेज करनी है, ज्ञान वापी आज सबसे बड़ी स्टोरी रहेगी। इसी सब के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि लोगों के हौसले, कितना हौसला उनके अंदर है, उसको बयान करती हैं। ऐसी एक कहानी है जो कि जमुई बिहार से आई, जहां एक 10 साल की लड़की, जिसके 2-3 साल बर्बाद हो गए, 3 साल से ज्यादा बर्बाद हो गए। किसमें? कोविड-19 में। वो स्कूल नहीं जा पाई, स्कूल से नाम कट गया था। 3-4 साल बाद जब वो, जाहिर सी बात है, उसकी शिक्षा सफर कर रही थी, परेशान हो रही थी, फिर अंत में जब मां बाप ने स्कूल भेजा, स्कूल 1.5 किलोमीटर दूर है, और वो इस तरीके से, उसका एक टांग नहीं है इस बच्ची की, इसका नाम है सीमा कुमारी। ऐसे ही करीब 1 किलोमीटर ये पैदल चल के स्कूल जाती थी, वहां बैठती थी, और अपनी उम्र की वजह से इसको एक क्लास में बिठा दिया। बाद में पता चला कि इसके तो कितने साल बेकार चले गए, वो शिक्षा इसको नहीं हासिल हुई। लेकिन हौसला देखिए कि स्कूल जाना है, पढ़ना है, ये हौसला है सीमा कुमारी का। हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे को देख करके थोड़ी डर और सहम गई। तो वो हमारे साथ है, और उनके शिक्षक, उनके माताजी और पिताजी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल मैं टीचर साहब से पूछना चाहता हूं। आज वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी गए थे, उन्होंने उसको एक व्हील चेयर दी है ताकि वो आराम से स्कूल जा सके, लेकिन शायद कुछ और भी अब कार्रवाई की जाएगी। पहला सवाल मैं टीचर से पूछना चाहता हूं, आपको कैसे पता चला गुप्ता जी कि सीमा इतनी तकलीफ में है? सर 21 मई को मैं कक्षा में था, कक्षा 4 में, और पढ़ा रहा था बच्चों को। तो पढ़ाने के क्रम में मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखवाया था, सब लोगों को बोला था कि उतार लो इसको। तो सारे बच्चे जो है उसको नोट कर रहे थे अपने अपने उत्तर पुस्तिका में, लेकिन ये बच्ची जो है कुछ लिख नहीं रही थी, बैठी हुई थी। और जब हम इस बच्ची से पूछे कि तुम क्यों नहीं लिख रही हो, तो बोली कि मेरे पास जो है कॉपी नहीं है। हम बोले जाओ जाके अभी कॉपी लेके आओ। कॉपी लाने के लिए आने लगी घर जब आने लगी तो हमको लगा कुछ अजीब तरीके से ये चल रही है। बच्चों से हम पूछे कि उसमें कांटा वगैरह गड़ गया है क्या, कैसे चल रही है? तो बच्चों ने बताया कि इसका पैर ही कट गया है। फिर हम 2 बच्चों को भेज के इसको वापस बुलवाए और
फिर इसको जो है, जो लाड़ प्यार है, थोड़ा सा उम्र पड़ा था, है ना, सीने से लगा लिए कि भाई इसका पैर कट गया है बच्ची का, हम भेज दिए बाहर। अफसोस भी हुआ हमको। जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सीमा के पिताजी भी हमारे साथ हैं। अब जो सहयोग मिला है जिला प्रशासन की तरफ से, खास तौर से जब ये मीडिया में हाईलाइट हो गया ये पूरा मामला, टीचर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट कर दिया और उसके बाद सब मीडिया के लोग वहां पर पहुंचे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी पहुंचे हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, इस सहयोग के बारे में? हाँ सब ठीक है। अच्छा ठीक है, जो सहयोग मिला। और ये जो गाड़ी दिया है सर, उसका पंडिल मारने वाला, उससे नहीं वो बैटरी वाला दिलवा दीजिए। हाँ, और हम क्या कहेंगे सर? ठीक है। सीमा की माताजी से भी सवाल पूछेंगे। अब आपको लगता है कि उसकी शिक्षा पूरी हो पाएगी? हाँ पूरी कर पाएगी। आपको लगता है वो शिक्षा पूरी हो? तुम्हारे सब अथी से कृपा से हम बेटी को हमको पढ़ाई लिखाई बढ़िया करे, और की हम कर पाएंगे। मैं गुप्ता जी जो टीचर हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है सीमा को जयपुर फुट लग जाना चाहिए? जयपुर फुट माने नाप लेकर के एक पैर आर्टिफिशियल लिम्ब होता है ताकि उसको लंगड़ाना ना पड़े, वो आराम से चल सके। वीडियो वायरल होने के बाद जो है हमारे जिलाधीश महोदय यहाँ पे पहुंचे थे कल, और तुरंत ही बच्ची का नाप लिया गया और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, सहायक सामग्री जो इसको चलने बुलने में बैठने में सहूलियत हो उसके लिए। और इसका पैर का नाप लेके चला गया है भागलपुर लिम्ब सेंटर में, और परसों तक बताया जा रहा है कि परसों तक इस बच्ची को पाँव भी लग जाएगा, फिर ये दौड़ने लगेगी। अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि सीमा जो है वो प्रतिभा की धनी है। क्या है वो प्रतिभा? आपके चैनल के माध्यम से मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि इस बच्ची के अंदर एक प्रतिभा है जिसको उभारने की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी पढ़ाई तो बाधित हो चुकी थी पैर कटने के कारण, लेकिन इसके अंदर जो एक सबसे बड़ा गुण है जो देश के लिए एक समय में नाम रोशन कर सकती है, ये एक पांव की प्रतिस्पर्धा में ये जो है पैरा ओलंपिक में दौड़ में गोल्ड जीत सकती है देश के लिए। इसके अंदर वो क्षमता है। मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे को जो है खेल परिषद, प्रशिक्षण परिषद जो भी है पैरा ओलंपिक के, उनके पास उठाया जाए और इस बच्ची के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि ये बच्ची एक दिन देश के लिए कुछ कर सके। एकदम सही कह रहे हैं। सीमा आप लोगों के साथ बैठी हुई हुई है। सीमा से हमने दरअसल ये जो इंटरव्यू हुआ था इसमें पहले हमने बात करने की कोशिश की थी, वो कैमरा को देख करके सहम गई, डर गई, और वो बात ठीक से अपनी नहीं रख पा रही थी। और टीचर का ये कहना है कि अभी उसको बहुत ही स्पेशल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके कई साल बर्बाद हो गए। लेकिन हौसला देखिए, स्कूल जाना है, सुविधा नहीं है लेकिन फिर भी स्कूल जाना है। तो अब यह प्रशासन की जिम्मेदारी हो जानी चाहिए कि इस बच्ची के लिए, ताकि वो स्कूल जा सके, वो हर सुविधा मुहैया कराई जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। मोदी सरकार को सत्ता में आए आज 8 साल पूरे हो चुके हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने आईएसबी हैदराबाद के 20 साल पूरे होने के समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश में परिवारवादी पार्टियां राज करके जनता को लूटना चाहती हैं। तो इनके कई कार्यक्रम थे हैदराबाद में। एक कार्यक्रम था जो कि आईएसबी से बाहर था, जिसमें उन्होंने यह बयान दिया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज विधानसभा में पेश किया। वर्ष 2022-23 के लिए 6,15,518 करोड़ का बजट पेश किया गया है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखने की कोशिश की गई।